नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी ओनली फॉर आईएएस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इससे पहले की क्लास में हम भारत शासन अधिनियम 1861 तक बात कर चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं हुए, इसमें केवल एक या दो प्रावधान थे। इसमें क्या किया गया था कि जो भारत में विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को दबाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या किया गया था कि जो भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया था, उसमें इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था, यानी कि गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी थी। ठीक है, और जब इन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई थी तो उसमें जो भारतीय प्रतिनिधि थे, ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया था। एक तो केंद्रीय परिषद थी, केंद्रीय परिषद, और प्रांतीय परिषद। इनमें क्या था कि इसमें जो केंद्रीय परिषद थी इसमें तो अंग्रेजों की बहुलता थी, अंग्रेज यानी कि सरकारी सदस्य, और ये जो प्रांतीय परिषद थी इनमें गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत था। गैर सरकारी का बहुमत था। अब इसमें जो बहुमत लाया गया था, जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें अंग्रेजों का बहुमत था, और जो प्रांतीय परिषद थी उसमें भारतीयों का बहुमत था। तो इसमें जो भारतीयों का बहुमत था उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो भी कानून बनते थे वो केंद्रीय परिषद बनाती थी। ठीक है, अब जब केंद्रीय परिषद बनाती थी तो इसमें जो केंद्रीय परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य थे, इन्हें केवल बजट पर बहस कर सकते थे, ठीक है, और प्रश्न पूछ सकते थे। इनके अलावा इन गैर सरकारी सदस्यों का कुछ ज़्यादा रोल नहीं था। ठीक है, तो जब और जो प्रांतीय परिषद थी इसमें भारतीयों का बहुमत था। और जब भारतीयों का बहुमत था तो ये कोई भी जो लॉ बनाते थे तो उसे पास तो केंद्रीय परिषद से कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कारण था। और इसमें क्या किया गया था, इसमें ये जो गैर सरकारी सदस्य थे इनमें किन लोगों को नियुक्त किया जाता, तो इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और जो टैक्स पेयर थे, टैक्स पेयर और ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और टैक्स पेयर, इन लोगों को ही सरकारी परिषद में सदस्य नियुक्त किया जाता था। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा खास प्रावधान नहीं किए गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से और जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ये मार्ले कौन थे, तो ये मार्ले भारत सचिव थे, सचिव। ये भारत सचिव कहाँ थे, इंग्लैंड में। ये केवल इंग्लैंड में ही बैठते थे, वहाँ से भारत में जो भी कारोबार चल रहा है उसका लेखा जोखा देखते थे। और ये जो मिंटो थे, ये मिंटो वायसराय थे, वायसराय।
ये भाई साहब भारत में आते थे, यानी कि इनके हेड ये थे भारत सचिव। ये जो भारत परिषद अधिनियम में, इसमें पहली बार किसी भारतीय को जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यानी कि कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें पहली बार किसी भारतीय को मेंबर नियुक्त किया, मेंबर बनाया। अब ये जो पहले भारतीय मेंबर थे वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ये पहले भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर नियुक्त किया गया था। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था कि ये जो काउंसिल थी, इसमें पहले 16 सदस्य हुआ करते थे, 16 सदस्य, और इस अधिनियम में इन 16 सदस्यों को बढ़ाकर 60 कर दिया गया। ठीक है, 60 कर दिया गया, जिनमें दो परिषदें बनाई गई थी। एक तो केंद्रीय परिषद थी, ठीक है, एक प्रांतीय परिषद थी। अब इस प्रांतीय परिषद में और केंद्रीय परिषद में क्या था कि जो केंद्रीय परिषद थी वहाँ पे तो सरकारी सदस्य यानी कि अंग्रेजों का बहुमत था। ठीक है, सदस्य अंग्रेजी सरकारी सदस्य बहुमत में थे, और ये जो प्रांतीय परिषद थी इसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य कौन? यानी कि जो भारतीय थे, जो भारत के राजाओं की तरफ से अंग्रेजों की काउंसिल में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अंग्रेजों द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था और कुछ राजाओं ने भी उन्हें नियुक्त किया था, तो वो प्रांतीय परिषद में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब इसी अधिनियम से एक सांप्रदायिक चुनाव निर्वाचन का प्रावधान आया। अब ये निर्वाचन का प्रावधान क्यों आया था? इसमें कहा गया था कि जो हिंदू हैं, यानी कि भारत में हिंदू तो बहुआयात में थे ही, ठीक है, तो इसमें जो सांप्रदायिक चुनाव निर्वाचन का प्रावधान था इसमें, तो इसमें जो सिख थे, ठीक है, सिखों के लिए था, मुस्लिमों के लिए था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए, इनके लिए पृथक पृथक, यानी कि मुस्लिम, जितना मुस्लिम एरिया होगा या जहाँ पर मुस्लिम आबादी होगी वहाँ पे जो प्रतिनिधि खड़ा होगा वो मुस्लिम खड़ा होगा और उसे वोट भी मुस्लिम ही देंगे, और जो सिख होंगे उनको सिख वोट देंगे। ऐसे ही ईसाइयों के लिए था, ईसाइयों के लिए भी था। ठीक है, तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन का कंसेप्ट था यही आगे चल के दलितों के लिए भी किया जाएगा, जिसके कारण 1932 में गांधी जी यरबदा जेल में अनशन करने बैठ गए थे। फिर कांग्रेस वालों ने उनसे एक समझौता किया, ठीक है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन था वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी था, प्रेसिडेंसी ऑफ कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जमींदार, इन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। यानी कि जो ये काउंसिल होगी इस काउंसिल में जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया, निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, उसमें ये मेंबर हुआ करते थे, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी ऑफ कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जमींदार। अब ये प्रावधान जब अंग्रेजों ने कर दिया तो ये जो
सांप्रदायिक निर्वाचन है, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? जन्मदाता, ठीक है, जन्मदाता या जनक, ठीक है। ये लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि मिंटो ने ही सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत करी थी, तो इस वजह से इसे जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। अब ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये लाया क्यों गया था? दरअसल 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन सरकार ने कहा था, यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा था कि हमारा भारत में एक क्रमिक सरकार की व्यवस्था करना है, या क्रमिक सरकार को स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। अब ये लागू कब हुआ था? इसकी घोषणा तो 20 अगस्त 1917 को कर दी थी, ठीक है, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 1921 में इसे लागू किया था, ठीक है। ये प्रावधान 1921 में लागू हुआ था। अब इस प्रावधान के चलते क्या हुआ कि भारत में केंद्रीय सूची और राज्य सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची को अलग कर दिया गया, यानी कि पृथक कर दिया गया इसे, कि अब जो भी नियम कानून होंगे उनके लिए दो कैटेगरी डिसाइड कर दी, एक तो केंद्रीय सूची बना दी, एक राज्य सूची बना दी, ठीक है, पृथक कर दिया। अब इसमें जो केंद्रीय सूची और राज्य सूची बनाई, इसमें क्या हुआ कि जो राज्यों पर केंद्र का प्रभाव कम हो गया। मतलब जब दो सूची बनाई दी, एक केंद्र सूची एक राज्य सूची, तो इसमें क्या हुआ कि जो राज्यों पर केंद्र का जो प्रभाव हुआ करता था वो कम हो गया, कि अब राज्य भी अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं और केंद्र तो बनाता ही था, ठीक है। जब ये प्रभाव कम हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, इसमें अपने अपने विषय अलग अलग डिवाइड कर दिए गए, विषयों का भी बंटवारा कर दिया गया। जब विषयों का बंटवारा कर दिया, यानी कि एक तो राज्यों के लिए विषय बना दिए कि इन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, और ये केंद्र स्तर पर कानून बनाए जाएंगे। इसमें जो प्रांतीय विषय थे, उन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो प्रांतीय विषय थे, दो भागों में बांट दिया। एक तो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय, और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित। अब ये जो आरक्षित विषय थे, इस पे जो गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, गवर्नर था, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की परमिशन से, जो गवर्नर था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से काम करता था, यानी कि शासन करेगा। और जो हस्तांतरित विषय थे, उनमें गवर्नर ही शासन करेगा, नियमों की देखरेख करेगा, गवर्नर ही उसे रेगुलेट करेगा, लेकिन उसके लिए एक मंत्रिपरिषद बना दी गई। मंत्रिपरिषद, यानी कि जब वो आरक्षित विषय पर काम करेगा, चर्चा करेगा, तो उसके लिए सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी परिषद होगी,
जो इसे नियम कानून बनाने के लिए सलाह देगी। और ये जो हस्तांतरित विषय थे इनमें गवर्नर को मंत्रिपरिषद सहायता करेगी, यानी कि सलाह देगी। ठीक है, तो ये इसका प्रावधान था। अब इसमें क्या हुआ कि यहीं से डायआर्की यानी कि द्वैध शासन स्थापित करने की कोशिश करी, लेकिन यह असफल रहा। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है द्विसदनी व्यवस्था की। द्विसदनी व्यवस्था मतलब एक तो राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। ठीक है, तो अगर प्रश्न बनता है कि राज्यसभा और लोकसभा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 से लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से ये दोनों निकायों का गठन हो गया, इनका गठन हुआ यहीं से। ठीक है, इसमें जो प्रत्यक्ष निर्वाचन था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है यहीं से। और इसमें जो बहुसंख्यक थे वो तो मेजोरिटी में पता ही था कांग्रेस वाले ही थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो वायसराय था, वायसराय 6 सदस्यों को नियुक्त करता था, मनोनीत करता था। 6 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत करने थे। इनमें 3 तो भारतीय थे और 3 अंग्रेज थे। ठीक है, ये 6 लोगों को मनोनीत करता था वायसराय, जिनमें 3 भारतीय होंगे और 3 अंग्रेज होंगे। लेकिन इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था तो करी ही गई थी, जिनमें एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, सिख थे, सिख और यूरोप वाले, यूरोप यानी कि अंग्रेज। इस आधार पर सिद्धांत विस्तारित किया गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, और इसमें जो मतदान का अधिकार दिया गया था, जो मतदान का अधिकार था, अधिकार वो किन आधारों पर दिया गया था। एक तो शिक्षा के आधार पर, ठीक है, और कर के आधार पर, और संपत्ति के आधार पर। मतलब ये जो चुनाव होगा या इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा, उसमें आप कितने पढ़े लिखे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं तभी आप इसमें वोट कर सकते हो, या फिर आप टैक्स देते हो, टैक्स पेयर हो। ठीक है, या फिर आप एक बड़े राजा महाराजा हो, या आप जमींदार हो, आपके पास कितनी संपत्ति है, उस आधार पर इनमें वोट किया जाता था। ठीक है, उन्हें ही मतदान का अधिकार दिया गया था, यानी कि उच्च आयुक्त का गठन किया गया, उच्च आयुक्त का गठन किया गया। अब ये जो उच्च आयुक्त का गठन किया गया था इंग्लैंड में, तो उसको क्या किया गया, जो वायसराय की कुछ पावर दे दी गई, वायसराय की पावर दे दी गई, या और इन जो पावर दी गई थी इसमें कुछ कार्य ही दिए गए थे
ऐसा नहीं था कि पूरी पावर दे दी गई थी वायसराय की उच्चायुक्त को। हाँ, उसकी कुछ कार्य दे दिए गए थे कि अब इन कार्यों में से कुछ कार्य उच्चायुक्त करेगा। ठीक है, ये दे दी गई। और इसी के तहत यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के ही तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये जो संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ये 1926 में किया गया था। ठीक है, 1926 में किया गया था। और इसमें क्या कहा गया कि राज्यों को अपने अलग खुद के बजट बनाने की पावर दे दी गई। राज्यों को अपना बजट बनाने की पावर दे दी गई। और इसमें जो वैधानिक आयोग था, वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका कार्य था हर 10 साल पर जांच करना, जांच करना। और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन जिसे 1930 में आना था, लेकिन वो 2 साल पहले ही आ गया था, 2 वर्ष पहले आ गया था, जिसके कारण इसका विरोध किया गया था। विरोध किया। जब इसका विरोध किया, ठीक है, तो इसी में साइमन गो बैक के नारे लगे थे, गो बैक के नारे लगे। अब ये जो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, ये 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। जब 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसमें इसने जो सिफारिशें की, जो सिफारिशें की उसमें इसने कहा था कि द्वैध शासन रहने दिया जाए, द्वैध शासन रहने दिया जाए। ठीक है, और राज्य सरकार को भी रहने दिया जाए, और इसी के साथ सांप्रदायिक चुनाव भी रहना दिया जाए, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन रहने दिया जाए। इन तीनों की इसने सिफारिश की थी, कैसे रहने दिया जाए। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक ये कौन था? लियोनस कार्टियस। ठीक है, जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी वो लियोनस कार्टस को उसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कम्युनल अवार्ड था, ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, रैमेज मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड। इसमें क्या हुआ था, इनमें तीनों लोगों को ये जो कम्युनल अवार्ड था इसमें पृथक निर्वाचन दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था, पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो इसमें सिख थे, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, और एंग्लो इंडियन भी थे, एंग्लो इंडियन। ठीक है, इन्हें पृथक निर्वाचन दिया गया था। और इसमें ही
एंग्लो इंडियन। और इसमें दलित वर्ग को भी, दलित वही थे इसमें, एंग्लो थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन, दलितों भी थे। अब जब दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाने लगा तो गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। गांधी सहमत नहीं थे इस बात से। अब जब इस बात से सहमत नहीं थे तो 1932 में गांधी जी अनशन के लिए बैठ गए यरबदा जेल में, अनशन के लिए बैठ गए। अनशन के लिए बैठ गए मतलब गांधी जी चाहते थे कि जो हिंदू हैं, हिंदुओं को आपस में बांटा ना जाए, यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हें तो बांटने की पूरी पूरी साजिश हो ही गई थी, क्योंकि पृथक निर्वाचन सिखों को भी दे दिया था, मुस्लिमों को भी, ईसाइयों को भी दे दिया, ठीक है। तो इस बात से जब दलितों को पृथक निर्वाचन देने की बात आई तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए यरबदा जेल में। कहाँ बैठे थे? यरबदा, यरबदा जेल में अनशन पर बैठ गए। फिर जब यरबदा जेल में अनशन पे बैठ गए तो इस अनशन के बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, समझौता, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, जिसमें दलितों को आरक्षण दे दिया गया था, जिसमें आरक्षण दिया गया। कहा गया इन्हें पृथक निर्वाचन ना दिया जाए, बल्कि हिंदुओं के ही चुनाव में, मतलब जो हिंदुओं का निर्वाचन था, सिखों का भी था, मुस्लिम का भी था, और जो हिंदुओं के लिए पृथक निर्वाचन किया गया था उसमें दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। और ये अगर प्रश्न आता है कि जो दलितों को आरक्षण दिया गया था वो कब दिया गया था? 1932 से दिया गया था, पूना पैक्ट के बाद में, ठीक है। अब इसके बाद आता भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज जो भारत का संविधान बना है इसमें लगभग 60% हिस्सा इसी भारत शासन अधिनियम का लिया गया है, यानी कि इसमें के जो प्रावधान थे उनमें कुछ संशोधन करके अपने संविधान में अपना लिया गया है। अब ये जो भारत शासन अधिनियम आया था इसमें धाराएं कुल कितनी थी? धाराएं तो इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूची थी। अनुसूची कितनी थी? 10। अब ये जो अधिनियम था ये भारत में एक उत्तरदायी सरकार के लिए मील का पत्थर था, ठीक है। उत्तरदायी सरकार की भूमिका निभाई। अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया जिसमें राज्यों को एक इकाई माना, राज्यों को इकाई माना। अब ये जो राज्यों को इकाई माना तो इसी भारत शासन अधिनियम के तहत 3 अनुसूची बनी थी। एक तो संघ सूची, राज्य सूची और बनी थी संवर्धित सूची। संवर्धित सूची, ये जो संघ सूची थी इसमें 59 विषय थे, ठीक है। राज्य सूची में 54 विषय और ये जो संवर्धित सूची थी इसमें 36 विषय रखे गए थे, ठीक है। और जो विषय बच गए थे उनको वायसराय को दे दिया था।
यानी कि 59 विषय पे तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, 54 विषय पे राज्य सरकार और 36 विषय पर राज्य और केंद्र दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, और जो विषय बच गए थे उन पे वायसराय कानून बनाएगा। अब इस भारत परिषद अधिनियम ने जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। 1861 के भारत शासन अधिनियम को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसी भारत परिषद अधिनियम से आरबीआई का गठन किया। अब आरबीआई का गठन क्यों किया गया था कि जो भी मौद्रिक नीतियां बनाई जाएंगी और जो भी शाख नियंत्रण होगा वो आरबीआई करेगी। ठीक है, किसके लिए? मौद्रिक नीतियों के लिए। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाएगी। ठीक है, और यहीं से यूपीएससी, एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और जेपीएससी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है। अब ये जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये क्या होता है? ये दो या दो से राज्यों के लिए जो प्रशासनिक सेवाओं की जो भर्ती कराई जाती है वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। ठीक है, और एसपीएससी तो स्टेट वाइज खुद ही होता है, स्टेट का खुद का होता है, वो खुद ही अपने राज्य के लिए जो भी प्रशासनिक पदों पर भर्ती कराई जाती है वो एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसमें जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये यूपीएससी तो यूपीएससी हो ही गया। ठीक है, अब इसमें जो विधान परिषदें बनी थी वो 6 राज्यों में बनी थी। 11 राज्य थे टोटल, उनमें से 6 में राज्य विधान परिषदें बनाई गई थी, जिसमें एक तो बंगाल, दूसरा बम्बई, तीसरा बिहार, चौथा यूपी अपना, और पांचवा था असम। इनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, यानी कि एक तो राज्य विधानमंडल, ठीक है, और राज्य विधान परिषद, द्विसदनी व्यवस्था लागू करी गई। ठीक, और 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी। ठीक है, ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसके बाद आता है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 अब देखो क्या हुआ था कि 20 फरवरी 1947 को 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी। ठीक है, कि 30 जून 1947 को भारत से अंग्रेजी सरकार चली जाएगी। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन शासन समाप्त हो जाएगा। शासन समाप्त हो जाएगा। अब जब ये समाप्त होने की बात सुनी, जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। मुस्लिम लीग को लगने लगा था कि अगर भारत आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी के बाद में फिर बंटवारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हो गया, अगर अंग्रेज़ों की ही शासन में ही अगर पाकिस्तान की मांग कर दी जाए तो
अंग्रेज आज़ादी देने से पहले ही बंटवारा कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। जब ये मांग करना शुरू कर दिया, ठीक है, मुस्लिम लीग ने जब ये मांग करी तो अंग्रेज़ों ने कह दिया कि 3 जून 1947 को ये घोषणा हुई। जब ये घोषणा हुई, संविधान सभा का गठन। अब ये संविधान सभा का गठन होगा और जो भी संविधान बनेगा, अंग्रेजों ने कह दिया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कि जो भी संविधान बनाया जाएगा आज़ाद भारत के लिए, वो उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस संविधान को अपनी मर्जी से स्वीकार करेंगे, उन्हीं के लिए होगा। चाहे अब जो राजा रजवाड़े थे वे चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना खुद का संविधान बनाकर अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं और अपना शासन चलाते रहें। और इसमें प्रावधान किया गया था 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है, आज़ाद कर दिया गया। और इसी के तहत एक पाकिस्तान बना दिया। भारत के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान बन गया और भारत बन गया, पाकिस्तान बना, ठीक है। और इसमें क्या गया, इसमें ये कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं वो आज़ाद हों या कुछ भी हो, ठीक है, चाहे तो भारत के संविधान को मान लें या अपना खुद का संविधान बना लें, ठीक है। अब कल के वीडियो में हम संविधान सभा पढ़ेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो ख़त्म हो चुका। अब इसके बाद में संविधान सभा का निर्माण और संविधान कैसे बना इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।